अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो आज हम करेंगे अल्काइंस। और अल्काइन का जो नोमेंक्लेचर है कॉमन है और आयोफेक सिस्टम ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, आपके साथ मैं लिंक शेयर किया है। तो उस लिंक पे आप जाकर इसका नोमेंक्लेचर पढ़ें। हम आगे इसमें जाते हैं इसकी रिएक्शन और प्रिपरेशन की तरफ। अब आप देखिए अल्काइंस का जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर गिवन है, तो आप ये स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसमें sp हाइब्रिडेशन होता है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड एक पे काउंट होगा और ट्रिपल बॉन्ड एक पे काउंट होगा और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन इसके साथ होता है। तो sp हाइब्रिड कार्बन ये भी है और ये भी है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि sp हाइब्रिड है, इसका लीनियर ज्योमेट्री है और इसका जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ है वो 119 पिकोमीटर है और CH बॉन्ड जो है वो 106 पिकोमीटर है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। बाकी जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसमें भी थोड़े बहुत पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर ये बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट होता है। बाकी टेस्ट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, पेपर के लिए आप याद कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। हमारा जो ये प्रिपरेशन है ये टेस्ट के लिए है। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पर भी होता है आपने ये याद रखने हैं। और पहले जो पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो सीरीज़ है यहाँ पर लिखा है कि द फर्स्ट 3 मेंबर्स इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन जो है ये गैसेस होते हैं और बाकी 8 जो होते हैं 12 तक ये लिक्विड्स होते हैं, क्योंकि अल्कीन में ये डिफरेंट है, अल्काइन में ये डिफरेंट है। और अब बाकी इसके बाद जो है सॉलिड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे सॉलिड होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है स्लाइटली हायर होता है देन द करस्पॉन्डिंग अल्केन्स और अल्कीन विद रेगुलर इंक्रीज, क्योंकि ये थोड़े हैवी होते हैं, सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं अल्केन और अल्कीन से ज़्यादा हैवी होते हैं ये, इस वजह से इसका सबसे ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा इसका होता है। और बाकी जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्मिनल अल्काइन आर लोअर देन आइसोमेरिक नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखनी है। और मैंने आपको कहा था कि बुक लाइन्स आप याद करेंगे, तो बाकी अगर कंसेप्ट का आपको पता न भी हो तो फिर भी आप ठीक कर सकते हैं। और कंसेप्ट भी बुक लाइन से बनता है, तो बुक लाइंस आप रट्टे नहीं लगाएंगे, रट्टा लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको बुक लाइंस याद हो, बुक लाइंस अगर आपको याद हो तो बुक लाइन से ही कंसेप्ट बनता है। तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं। बाकी यहाँ पर जो ये लिखा है कि अल्केन ये भी नॉन पोलर है और डेंसिटी इसके सबसे ज़्यादा इंक्रीज है, ये तो मैंने आपको बताया। तो अब हम बढ़ते हैं और यहाँ पर ये टेबल जो गिवन है इसके मुतालिक आप बात करते हैं। यहाँ पर इस टेबल से उससे पहली वाली बात की आप कंफर्मेशन कर सकते हैं कि टर्मिनल अल्काइन का सबसे कम होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो फॉर एग्जांपल ये टर्मिनल अल्काइन है तो ये भी इसका कम है, इसका भी कम है और ये इसका भी कम है। तो ये टर्मिनल अल्काइन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी उसका कम होता है जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं। बाकी जो होते हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं इसके। अब इसके प्रिपरेशन पे अगर हम आए तो डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, जो विसिनल डाइहैलाइड हमने कल बनाए थे, तो अगर उसी को हम उससे डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन अगर उसका करें तो फिर हमें ये अल्काइन देते हैं। वहाँ पर हमने ये एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगाया, एक ब्रोमीन लगाया था और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाया था, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे साथ बना था एक अगर आप हटाए तो अल्कीन बना था। लेकिन अगर हम दो हटाए, मतलब ये भी हटाए और यहाँ से भी हटाए, तो हमारे साथ बनेगा, फिर हमारे साथ क्या बनेगा, फिर यहाँ से भी एक हाइड्रोजन यहाँ से और ये ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ब्रोमीन, तो फिर हमारे साथ 3 बॉन्ड बनेंगे और इस तरह ये अल्काइन बनेगा। जिस तरह की ये है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल की मौजूदगी में। इसका प्रोसीजर जो है मैं आपको MCQ में बताऊंगा कि आप कैसे टेस्ट में जल्दी याद करेंगे। ये सारी चीज़ तो आप याद नहीं करेंगे, ये मैकेनिज्म वगैरह तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में आप ये सारी चीज़ें ड्रा नहीं करते, बस डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए और यहाँ पर कैटलिस्ट का पता होना चाहिए, कंडीशन का। तो ये 2 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो कंडीशन तो आप ये याद रखें, लिक्विड अमोनिया के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर ये हो तो फिर अल्कोहल प्लस 80 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये हो तो फिर लिक्विड अमोनिया और -33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों डिफरेंट कंडीशन है, इस पर हम ये बना सकते हैं। तो आपने ये दोनों याद रखनी है। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड जो होते हैं, अगर ये सारे हटाए अल्कोहल और जिंक की मौजूदगी में, तो हमें ये रिएक्शन देता है। तो ये रिएक्शन इसके थ्रू होता है और ये रिएक्शन 2 कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन में हो सकता है। तो आपने सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है, बाकी तो ये तो बहुत आसान सिंपल सी बात है कि अगर हम ये दोनों हटाए और यहाँ से ये दोनों हटाए तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा जो कि अल्काइन है। यहाँ से अगर हम एक ब्रोमीन और यहाँ से अगर हम चारों ब्रोमीन हटाए और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो अल्काइन के साथ होता है, तो चारों ब्रोमीन हटाए और ये कंडीशन आप याद रखें तो सिंपल सी बात है। तो
तो इतनी सी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम अब रिएक्टिविटी अल्काइंस की बात करते हैं कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्काइन जो होते हैं, अल्काइन ये लेस रिएक्टिव होते हैं दिन अल्कीन। अल्कीन और अल्काइन का हम कंपेरिजन करते हैं। अल्केन जो होते हैं तो इनेट होते हैं, वो तकरीबन वो रिएक्शन ही नहीं करते, सिर्फ पीरियडिकल रिएक्शन करते हैं, बाकी रिएक्शन नहीं करते। लेकिन अल्काइन और अल्कीन की यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। लेकिन किस में सबसे आसानी से हो सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? तो हमारे साथ अल्कीन में आसानी से हो सकती है, अल्काइन में कम तरह से हो सकती है। इसकी दो रीजंस हैं। एक तो यह है कि यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन है और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन है। यहाँ पर इस कैरेक्टर इसमें 50% है और इसमें इस कैरेक्टर 33% है। यहाँ पर जो लिखा है इस कैरेक्टर 50% है, यहाँ पर इस कैरेक्टर 33% है। इस वजह से इस कैरेक्टर जब ज़्यादा हो तो न्यूक्लियस को ये करीब होता है इस ऑर्बिटल। तो जब इस कैरेक्टर ज़्यादा हो और तो इस वजह से वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, और वो ज़्यादा से होल्ड ज़्यादा होता है उस पर न्यूक्लियस का। तो इस वजह से वहाँ पर वो कम अवेलेबल होता है, लेस इजीली अवेलेबल फॉर रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो आसानी से नहीं मिल सकती क्योंकि उसका होल्ड जो होता है वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा होता है। तो एक तो रीज़न ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर sp ऑर्बिटल के साथ यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन में 2 5 बॉन्ड होते हैं जो कि 4 लूप्स बनाते हैं। ये 4 लूप्स बनाते हैं और 4 लूप्स का एक सिलेंड्रिकल क्लाउड होता है जो सिमेट्रिकली न्यूक्लियस के ऊपर होता है और दोनों साइड पे, और 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम ये लो करता है फिर। तो और इस वजह से फिर लार्ज वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है। इस वजह से यहाँ पर इस वजह से भी अल्काइन कम रिएक्टिव होते हैं देन अल्कीन। तो इस वजह से हमारे ये दोनों रीज़न के थ्रू हम पॉइंट कर सकते हैं कि हमारे साथ अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अल्काइन कम रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर ये एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन, इससे आसान सा एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यू ये आएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, और उसमें दो तीन और ऑप्शन होंगे, एक टर्मिनल अल्काइन होगा। तो अगर इससे एमसीक्यू आता है तो इसी तरह ही एमसीक्यू आएगा। मैं एमसीक्यू में आपको समझाऊंगा। अभी एमसीक्यू सेशन भी हमारा आ रहा है अभी ईद के बाद, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो होते हैं टर्मिनल अल्काइन हम उसको कहते हैं जिसपे वन अल्काइन को हम टर्मिनल अल्काइन कहते हैं जिसपे फर्स्ट पोजीशन पे हमारे साथ ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसी कंडीशन में इसके लिए बाकी जो हाइड्रोजन होता है ये आसानी से डोनेट कर सकता है स्ट्रॉन्ग बेस को ये आसानी से डोनेट करता है, और इस वजह से ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं नेचर में। तो आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है, बाकी सारी चीज़ जो होते हैं ये आपने देखनी है। लेकिन मैं एमसीक्यू में आपको ये समझाऊंगा कि इससे किस तरह एमसीक्यू आएगा और आपने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर जो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वही अल्काइन वाला रिएक्शन है कि इस पे हम अप्लाई करें तो इस तरह ईथीन बनता है, और फिर इस तरह इस पर हम अप्लाई करें तो ईथेन बनता है। तो वही अल्काइन वाला रिएक्शन है, लेकिन ये कंडीशन आपने याद रखनी है। निकल के साथ 230 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्लेटिनियम पे रूम टेम्परेचर पे हो सकता है। तो ये रूम टेम्परेचर कैटलिस्ट है। रूम टेम्परेचर कैटलिस्ट भी आपको आ सकती है कि फॉलोइंग इज रूम टेम्परेचर कैटलिस्ट। तो प्लेटिनियम और प्लेडियम जो होता है ये रूम टेम्परेचर कैटलिस्ट है, और निकल जो होता है इसके लिए इतनी टेम्परेचर रिक्वायर होता है। यहाँ पर भी ये दोनों सेम स्टेप है, लेकिन एक से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनता है, फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता है, और हमारे साथ ये बनता है। तो आपने ये रिएक्शन याद रखना है। रिएक्शन नंबर 2 जो है वो रिडक्शन बाय डिजॉल्विंग मेटल है, और इसमें नॉन टर्मिनल अल्काइन होते हैं यूजुअली, जो कि मेटल लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रांस अल्कीन हमेशा हमारे साथ बनेंगी इसमें। तो इसमें ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि नॉन टर्मिनल अल्कीन होंगे और ट्रांस अल्कीन हमारे साथ इसमें रिएक्शन होगा, और ये कंडीशन आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में। दूसरा रिएक्शन हमारे साथ तीसरा रिएक्शन जो है वो हाइड्रो हेलोजिनेशन है, जिसमें हाइड्रो हेलोजिनेशन हम करते हैं अल्काइन के, और हमारे साथ प्रोडक्ट जो होता है वो अल्काइल हैलाइड होता है, जो कि डिफरेंट सा होते हैं। लेकिन मरकुनिका रूल आपने ज़रूर याद रखना है। इन चीज़ों में मरकुनिका रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे साथ ये प्रोडक्ट बनता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे साथ है वो है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इस तरह एमसीक्यू में जो आएगा वो इस तरह ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, बल्कि सिर्फ लिखा हुआ है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन मैक्स, या ये रिएक्शन दिया होगा कि ये क्या देता है। तो हम आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये क्या देता है। मैंने आपको कहा था कि हाइड्रेशन आप अल्कीन किया देता है, तो और आपने कमेंट में लाजमी लिखना है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपको ये समझ आए कि हाइड्रेशन आप अल्कीन किया देते हैं तो फिर आपको ये भी समझ आएगा कि ये क्या देता है, और ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो इस रिएक्शन
तो अगर आप देखें तो अल्डिहाइड और कीटोन हमें देता है। अगर इथाइन हो तो फिर हमें अल्डिहाइड देता है, और इससे ज़्यादा हो तो फिर कीटोन भी हमें देता है। तो रिएक्शन हमें इस डिग्री सेंटीग्रेड पे H2SO4 H2SO4 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हमें अल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। एडिशन ऑफ अल्काइन, यहाँ पर अगर आप देखिए ब्रूजिनेशन हम इसका करते हैं तो ये हमें देगा अल्काइल हैलाइड, और इसके लिए कंडीशन यही है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है हमारे साथ ये इम्पोर्टेंट है इसमें, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और मेनली ट्रांस जो होते हैं वो हमारे साथ आते हैं। ट्रांस क्या होते हैं और सिस क्या होते हैं? सिस जो दोनों साइड पे एक एक हो, इस साइड पे भी हो और इस साइड पे भी हो तो इसको सिस कहते हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर हो, यहाँ पर हो तो फिर इसको ट्रांस कहते हैं। और लास्ट रिएक्शन जो है वो है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में दो चीज़ें मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और आपने बताना है। तो इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है ओजोनोलाइसिस आप अल्काइन के लिए, और आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दे कि इसमें लिखा क्या क्या है। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आपने सिर्फ ये चीज़ें नोट करनी है, और ये टेस्ट में भी आएगी और MCQ सेशन में भी आपको मैं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आपने याद रखनी है खूब कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर ओजोनाइड, मैंने आपको कहा था कि ओजोनाइड आप अल्काइन जो होता है वो ओजोनाइड ऑफ अल्कीन और ओजोनाइड ऑफ अल्काइन में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं उधर आप देखेंगे तो इसमें वहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये नहीं होगा। यहाँ पर इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड वाला नहीं है, तो इसमें ये डिफरेंट है और इस डिफरेंट चीज़ों में आ सकते हैं। और आपने फिर देखना है MCQ में मैं आपको बताऊँगा कि इसका MCQ किस तरह बनता है, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन आपने यह चीज़ ये नोट करनी है। और दूसरा इसका प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन क्या देते हैं हमें, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमें देते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो आपने ये चीज़ें जो होता है इसके मैकेनिज्म अगर आप याद रखेंगे या मैकेनिज्म के थ्रू आप ये याद रखेंगे तो फिर आपसे ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस वजह से ज़रूरी है, मैं इसका लास्ट में एक टेबल बनाऊँगा, वो टेबल आपने इसी तरह याद करना होगा और आपने बार बार रिवाइज़ करना होगा सारी रिएक्शंस का। और एक वीडियो में बनाऊँगा सारी रिएक्शंस का जिसका आपको यही फ़ायदा होगा कि आपने, और इसके लिए एक ट्रिक बनाऊंगा। इसके लिए एक ट्रिक तो बना है लेकिन आपको समझाऊंगा कि MCQ में कि इसका आपने अगर आपको रिएक्टेंट्स गिवन हो तो आप इससे प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, और अगर आपको प्रोडक्ट्स गिवन हो तो आप इसे रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, तो आपको ये भी बताऊंगा। और दूसरा जो है वो कुछ रिएक्शंस जो होते हैं उसका सिर्फ आपने प्रोडक्ट याद करना होता है बस। तो यहाँ पर ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन जो होता है क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन क्या देते हैं, तो आपने एक कमेंट में ज़रूर बताना है। इस मौके पर अगर आपने ये बताए तो इसका मतलब है कि आपको याद है और आपको याद रहेगा। हाइड्रेशन और ओजोनोलाइसिस का ये जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स है अल्कीन अल्काइन का, तो आपने ये याद रखना है। और हर जगह ये पूछे जाते हैं, मैं भी आपसे बार बार पूछूंगा क्योंकि आपको याद होना चाहिए। अब हमारे साथ बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है इसका नोमेनक्लेचर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो नोमेनक्लेचर की वीडियो में आप लिंक ऊपर है तो आप नीचे वो क्लिक करें और आप ये देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ने और सारी चीज़ें आपने देखनी है, लेकिन मैं जो चीज़ें आपको बताऊँगा वो इंपॉर्टेंट होंगे और MCQ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होना चाहिए। बेंजीन मेल्ट्स एट 6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयल एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज़ें कभी कभी इस तरह रेंडमली आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट तो इतनी नहीं है लेकिन कभी कभी रेंडमली आते हैं, तो आपने ये याद रखनी है और ये चीज़ आपके लिए याद हो सकता है, आपको याद होना चाहिए। बेंजीन मेल्ट्स एट 6 डिग्री वाइल हेक्सेन मेल्ट एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो आपने ये याद रखनी है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आपने सिर्फ ऐसे एक टच देना है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेंजीन द डेंसिटी जो होता है ये 0.88 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एस्पेक्ट्स जो है ये बता रहा हूँ और इसमें कुछ आपसे पूछ भी रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी टेस्ट में आपको बताऊँगा कि जो हमारे MCQ टेस्ट होंगे, लेकिन तब ये अब से आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए। यहाँ पर जो हर एक कार्बन जो होता है बेंजीन में उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर दूसरा कार्बन होता है, यहाँ पर तीसरा कार्बन होता है और हर एक कार्बन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। बेंजीन में कोई भी कार्बन हो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। एक हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होगा, एक दूसरी कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाएगा एक साइड पर, और दूसरी साइड पर एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और ये सिंगल बॉन्ड जो होता है
इस वजह से ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो होता है ये इसका शेप एक्यूरेट नहीं है, एक नहीं है, ये डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। अगर यहाँ जैसे हटाए तो यहाँ पर भी हो सकते हैं, दूसरे से हट जाएंगे तो ये इस तरह रेजोनेटिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इतना आपके लिए नहीं है। और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 डिग्री एंगल होता है, तो आपने ये चीज़ें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कि इसमें कितने टोटल सिग्मा बांड होते हैं, सिग्मा बांड बेंजीन में टोटल कितने होते हैं, और पाई बांड बेंजीन में टोटल कितने होते हैं, पाई बांड बेंजीन में टोटल कितने होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में कितने होते हैं, तो आपने ये बताना है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन बेंजीन में कितने होते हैं, तो आपने ये भी मुझे बताना है। ये 4 चीज़ें मैंने इसमें पूछा आपसे, तो आपने ये याद रखना है और कमेंट में नीचे लिखना है। कमेंट में अगर आप नीचे नहीं लिखे तो इसका मतलब है कि आपने वो काम नहीं किया, और ये फिर आपने MCQ भी आएगा तो आपने लेज़ी नहीं बनना। अभी तो टाइम कम है तो आपने थोड़ा तेज़ बनना है, क्योंकि 2 मंथ्स अभी बाकी है आपके टेस्ट को, तो आपने थोड़ा तेज़ बनना है। और इसका टेस्ट भी हम लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आपने उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। तो आपने ये चीज़ सारे लाजमी नीचे कमेंट में देखने हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रेजोनेंस एनर्जी है, और रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन जो होता है वो आप कैसे पॉइंट कर सकते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होता है वो डिफरेंस होता है एनर्जी द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म होता है और एक्चुअल फॉर्म जो होता है, मतलब जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म होता है और एक्चुअल में बेंजीन क्या है उससे कितना एनर्जी रिलीज होता है। तो ये जो है हम यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से पॉइंट कर सकते हैं कि ये कितने हमें देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर मानू देखे, मानू वाला एक मतलब एक जिसमें बाण होता है, तो फिर हैविंग 1 डबल बाण तो इसे 120 रिलीज होता है। और अगर हम 2 देखें तो 232 होता है, 3 देखें तो 360 होता है। लेकिन अगर हम मोस्ट स्टेबल यहाँ पर एक्चुअल मोस्ट स्टेबल यही है, हमें यहाँ पर देखें मतलब जो कि जिस तरह ये है तो इस तरह ये भी है, लेकिन हम एक्चुअल में देखें तो ये 208 रिलीज़ करता है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है इसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, जो कि 152 किलो जूल पर मोल बेंजीन के लिए है। और ये 152 किलो जूल पर मोल डायरेक्ट भी किसी टेस्ट में आ सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है। एक्सपेरिमेंटली एक्चुअल अगर आप देखें तो इस तरह होता है, और बाकी थ्योरेटिकली अगर हम पॉइंट करना चाहते हैं प्लाटीनियम की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन करें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पॉइंट करें साइक्लोहेक्सेन के, तो इस तरह बनता है। और एक्चुअल में ये है, तो इसके दरमियान जो डिफरेंट है वो 152 किलो जूल पर मोल है, जो कि इसको रेजोनेंट स्टेबलाइज बाय अमाउंट ऑफ द एनर्जी। तो इस डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, और ये डिजिट आपने याद रखना है। मोस्ट स्टूडेंट ये लिखते हैं डायरेक्ट, ये जो पॉइंट होता है 208 भी होता है, एक ऑप्शन में 208 होता है, दूसरे ऑप्शन में 152 होता है। जो आपने डिफरेंस पॉइंट करना होता है 360 से 252 माइनस करके 208 माइनस करके 152 आपको मिलता है। तो इसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, जो कि मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म का होता है, और दूसरा जो एक्चुअल में होता है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, जो आपने याद रखने हैं। जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शंस होंगे, और एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं विगरस कंडीशन पे होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होता है। तो इस वजह से यहाँ पर एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, लेकिन विगरस कंडीशन इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। बेंजीन जो होता है वो स्टेबल होता है, और इस वजह से ये एडिशन रिएक्शन जो होते हैं डबल बॉन्ड जहाँ पर होता है वहाँ तो एडिशन रिएक्शन लाजमी होंगे। ये तो कंफर्म बात है कि एडिशन रिएक्शन होंगे, लेकिन कहाँ पर ज़्यादा अच्छे तेज़ी से हो सकते हैं, कभी कहीं पर अच्छी से नहीं हो सकती। तो अगर एडिशन रिएक्शन का ट्रेंड अगर हम ड्रा करें तो इसमें अल्कीन जो है सबसे ज़्यादा है, फिर अल्काइन है, और उसके बाद है बेंजीन। तो आपने ये ट्रेंड लाजमी याद रखना है। इसमें MCQ आपके लिए आ सकता है कि मोस्ट ईज़िली कहाँ पर हो सकते हैं एडिशन रिएक्शन। तो आपने सबसे अगर अल्कीन हो तो वहाँ पर अल्कीन का एग्जांपल भी हो सकता है। डिफरेंट अल्कीन आपको गिवन होगा, एक अल्केन आपको गिवन होगा, एक अल्काइन आपको गिवन होगा, एक बेंजीन होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अल्कीन इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट जो चीज़ें है यहाँ पर गिवन है। बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में बनेगा इसी कंडीशन पे प्लेटिनियम की मौजूदगी में यहाँ पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर होगा इस, और टालविन के लिए भी यही रिएक्शन है, ये भी ये रिएक्शन करता है। एडिशन ऑफ हेलोजन अगर आप करते हैं तो लाइट की मौजूदगी में ये आपके साथ बनेगा, जो कि इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन बुक में है तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बेंजीन करता है। तो इसका भी आपके लिए मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारे रिएक्शंस का बताऊंगा कि वो कौन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन करते हैं,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बाकी डिफरेंट सारे रिएक्शंस हैं जो कि कौन कौन से करते हैं। इस सभी के MCQ आता है तो आपको वो भी याद होना चाहिए। यहाँ पर आपको इतना याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन करते हैं। यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक रिप्लेसमेंट होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस होता है। एरोमेटिक का मतलब होता है ये एरोमेटिसिटी जहाँ पर होता है अल्टरनेटिवली सिंगल डबल बॉन्ड जो होते हैं और साइक्लिक फॉर्म में होता है तो इसको एरोमेटिक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो इसका जनरल फॉर्म ये है जो कि और इनके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहाँ पर जनरल फॉर्म है तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ एक न्यूक्लियोफाइल होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल कैटलिस्ट इससे जुदा करता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनता है। दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है अटैक करता है एरोमेटिक रिंग पर और हमारे साथ एक इंटरमीडिएट शेप बनता है जिस तरह की ये है। यहाँ पर इस सेम कार्बन को प्रोटॉन भी अटैच है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच है। और तीसरी स्टेप में हमारे साथ ये प्रोटॉन जो होता है ये लॉस होता है और ये जो हमारे साथ न्यूक्लियोफाइल बनता है नेक्स्ट वाला वो पहले जो बनता हो, मतलब यहाँ पर हर एक चीज़ में हर एक एंटिटीज़ में अगर आप देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो अटैच होता है। तो सबसे बेस्ट रिएक्शन में हमारे साथ ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वह रिमूव हो जाता है और यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता है एरोमेटिक रिंग पर। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ होते हैं थर्ड स्टेप में ये प्रोटॉन जो होता है ये रिलीज़ करता है और प्रोटॉन की रिलीज से हमारे साथ एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है जो कि स्टेबल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है। तो ये 3 स्टेप होते हैं। इसके अब डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पर गिवन है। नाइट्रोजन में हम HNO3 हम इससे बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं इससे, हम इससे बनाएंगे इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल फिर अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग पर H2SO4 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर और हमारे साथ बनेगा नाइट्रोटॉल्यूइन हमारे साथ बनेगा। तो ये नाइट्रोटॉल्यूइन हमारे साथ बनेगा इस रिएक्शन में, टॉल्यूइन से नाइट्रोटॉल्यूइन बनेगा और नाइट्रोबेंजीन इससे बनेगा, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनेगा। तो डिफरेंट चीज़ जो होते हैं हमारे साथ ये बनता है। और मेटा आर्थोपेरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसका मैंने एक वीडियो बनाया है और इसका बहुत ज़्यादा डिटेल से और इसका ट्रैक भी बनाया है तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा लिंक, तो आपने वो ज़रूर देखना है कि ये कौन सा बनेगा हमारे साथ और यहाँ पर कौन सा बनेगा। फिर अगर आप देखिए यहाँ पर सल्फोनेशन भी है और सल्फोनेशन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो आपने ये भी याद रखना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस तरह H2SO4 के साथ होता है और फ्यूमिंग जो कि विगोरस H2SO4 होता है उसके साथ 25 यानी रूम टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है और हमारे साथ बनेगा इसका प्रोडक्ट होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो कि बाद में अगर टॉल्यूइन अगर हम इस्तेमाल करें फॉर एग्जांपल तो हमारे साथ ये प्रोडक्ट होगा जो कि इसमें मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। और ये जो ट्रिक है जो इसका लिंक मैं आपको देता हूँ तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं और उस तरह कैसे इफेक्ट करते हैं, तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा उससे जो ट्रिक मैंने आपको बताया है। हेलोजिनेशन इसके बाद है हेलोबेंजीन हमारे साथ बनेगा यहाँ पर इस तरह जिस तरह है हम FeCl3 रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करके, ये कंडीशन आपने लाजमी याद रखने हैं, इस कंडीशन के थ्रू ये होगा। तो यहाँ पर गिवन है ये कंडीशन, तो ये कंडीशन आपने लाजमी याद रखने हैं। यहाँ पर ये क्लोरीन है, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर FeCl3 के साथ हम ऐड कर सकते हैं इस कैटलिस्ट को अप्लाई करके इस कंडीशन को, ये जो मिक्सर है। और इस तरह फिर हमारे साथ बनता है क्लोरोबेंजीन जो कि, और टॉल्यूइन के साथ अगर हम इस्तेमाल करें तो फिर क्लोरोटॉल्यूइन होगा। आर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप्स के का जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में है। प्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और प्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या फ़र्क है तो हम ये भी जानते हैं। प्रेडल-क्राफ्ट जो है ये अल्काइलेशन जो है और इसाइलेशन है, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पर इथाइल ग्रुप अटैच होगा और वहाँ पर इसाइल ग्रुप अटैच होगा। इसाइल ग्रुप जो होता है अब वो हमारे साथ कार्बोनाइल कार्बन उसमें होता है और यहाँ पर सिंपल HCH3 होता है। तो अगर यहाँ पर हम मिथाइल क्लोराइड AlCl3 की मौजूदगी में इसके साथ अटैच करें तो हमारे साथ ये Cl जो होता है यहाँ पर इसके साथ जो एक हाइड्रोजन होता है इसके साथ जाएगा और यहाँ पर ये अटैक करेगा और यहाँ पर हमारे साथ ये अटैक इस साइड पे करेगा, जो कि इस तरह करते हैं डिफरेंट रिएक्शन में लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिस तरह हमने पढ़ा, तो उसी तरह ही ये टॉल्यूइन हमारे साथ बनाएगा। तो अल्काइलेशन रिएक्शन प्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का जो यहाँ पर बेंजीन का हम करते हैं इसका मेन प्रोडक्ट होता है टॉल्यूइन, तो हमें याद रखना है। और दूसरा रिएक्शन है यहाँ पर प्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें इसाइल ग्रुप होगा, मतलब यहाँ पर जो ये ग्रुप है
इसको इसाल ग्रुप कहते हैं। इसिटाइल क्लोराइड हमारे साथ ये है, और AlCl3 में ये भी हम यूज़ करते हैं। AlCl3 के साथ मिला के अगर हमारे साथ इलेक्ट्रोफाइल ये होगा और ये इस पर अटैक करेगा तो एसीटोपिनोन हमारे साथ बनेगा, एसीटोपिनोन, और हमारे साथ HCl बनेगा जिस तरह उधर बना था। तो यही सिंपल चीज़ है, लेकिन एसीटोपिनोन यहाँ पर बनेगा, उधर हमारे साथ बना था टालविन। तो ये दोनों चीज़ें हैं। ब्लड अल्काइलेशन का प्रोडक्ट है एसीटोपिनोन और अल्काइलेशन का प्रोडक्ट है टालविन। तो टेस्ट के लिए आपने सिर्फ इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप अपने टाइम वेस्ट करेंगे आपके, और उससे फ़ायदा इतना नहीं है। तो बाकी सारी चीज़ें जो होते हैं, मैं जो चीज़ें बताता हूँ और जो टेस्ट में मैं आपको बताऊँगा वो आपने याद रखनी है, उससे आपका जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर टालविन के साथ हम करेंगे तो मिथाइल एसीटोपिनोन हमारे साथ बनेगा, फिर मिथाइल एसीटोपिनोन हमारे साथ बनेगा इस रिएक्शन में। तो ये दो रिएक्शन है, इसाइलेशन और अल्काइलेशन। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर आप देखें तो इसमें FeCl3 यूज़ हुआ है और AlCl3 यूज़ है। तो कंडीशन आपने लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि कंडीशन के बगैर आप हो सकता है कंडीशन इस तरह आपको डिफरेंट कंडीशन दे दे तो फिर आपको मालूम नहीं होगी क्या बताया था। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट जो मैंने बताया आपको क्या, इसके लिए अलग वीडियो है, तो वो अलग वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर करूँगा। उसमें ट्रिक भी है, उसका एसिडिटी बेसिडिटी का भी रिलेशन है, और अर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और कौन से ग्रुप है और आपने कैसे याद रखते हैं, तो उसका कंप्लीट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप देखें तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, तो इसके लिए मैंने अलग एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो देखेंगे, लिंक मैं आपको नीचे दूंगा, तो आपने वो लाजमी देखना है। उसमें मैंने ट्रिक बताया है कि एसिडिटी बेसिडिटी के साथ क्या रिलेशन है इसका, और अर्थोपेरा डायरेक्टेड कब होंगे, कैसे होंगे, और हम कैसे डायरेक्ट पॉइंट करेंगे, तो उसमें सब कुछ है उस वीडियो में। और लास्ट में ये यहाँ पर जो है मेकिंग फॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो वही सिंपल तरीका है जिस तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, तो इस तरह ये भी होते हैं, और यहाँ पर पॉली सब्स्टिट्यूटेड बनते हैं हमारे साथ। और इसमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फिनोल वाला जो रिएक्शन होता है, जो गिवन है, जो गिवन में से यहाँ पर है, तो आपने ये याद रखना है। इस तरह डिफरेंट बॉन्ड बना सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर ये जो बनाया है बुक में, तो आपने याद रखना है। इसमें पिक्रिक एसिड का अक्सर आता है टेस्ट में कि पिक्रिक एसिड में कौन सा होता है, तो ये ट्राइनाइट्रोपिनोल एक होगा आपके साथ, एक ट्राइनाइट्रोटालविन होगा, एक ट्राइनाइट्राइल भी हो सकता है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन भी हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर फिनोल है, फिनोल का हम नाइट्रेशन हम अगर फिनोल का करें कंसनट्रेटेड HNO3 रूम टेम्परेचर पे, तो ये हमारे साथ देता है पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड का फिनोल का हम करते हैं, और ये फिनोल का रिएक्शन है, तो ये हमें देते हैं। बाकी ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह कुछ देर बाद स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।